हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अभी अभी हाल ही में अभी जेआरएफ का एग्ज़ाम होने वाला है हमारा। तो हमारा जो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो बैच चल रहा था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। और अभी जो कोर्स कंप्लीट होने के बाद अभी अभी जो हम करने लग रहे हैं वो है हमारी टेस्ट सीरीज। तो आज जो हम ये टेस्ट सोल्व करने वाले हैं वो है जून 2020 वाला। पिछली वीडियो में मैंने जून 2020 का ही एक पेपर सोल्व करवाया था म्यूजिक का, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो तो सभी म्यूजिक वालों के लिए कॉमन होते हैं, वो सभी को अटेम्प्ट करना जरूरी होता है। इसके अलावा तीसरा जो पार्ट था एक म्यूजिक का जिसमें 75 क्वेश्चन होते हैं, वो सभी का अपना अलग अलग होता है। तो लास्ट वाले वीडियो या लेक्चर के अंदर मैंने ये 25 वाला जो है पेपर वो सोल्व करवाया। आज हम इस 75 क्वेश्चन वाले पार्ट को देखेंगे। इससे पहले एक अपडेट आपको ये देना चाहता हूँ कि अभी हमारा एनवीएस और यूपीटीजीटी आरपीएससी इनका बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है। अगर आप इंटरेस्टेड है क्लास लेने के लिए तो जल्दी से आप लेट ना करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसमें ज्वाइन होइएगा। और टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जितना जल्दी कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उतना जल्दी आपकी क्लास जो है कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इनके एग्जाम जो है अराउंड 2 महीने के बाद सुनने में आया है कि 2 महीने के बाद लगभग इनके एग्जाम होना की मतलब की डेट आ जाएगी। तो 2 महीने में आपका खूब आराम से इनका सिलेबस कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा दोनों ही। तो अगर आपने सिलेबस पहले कंप्लीट कर लिया है एग्जाम से पहले तो आपके पास टाइम बचेगा, ताकि आप उस चीज को पढ़े हुई चीज को या जो क्लास ली है आपने उन चीजों को रिवाइज कर पाए। तो इसलिए लेट ना करें। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने सीधे इस वीडियो को जो बनाने का पर्पज है पेपर सोल्व करवाने का, उसके ऊपर हम डायरेक्ट चलते हैं। तो आज जो हम हमारा जो सेक्शन रहेगा हिंदुस्तानी म्यूजिक को लेकर के, जो थर्ड पार्ट है हमारा, उसको हम आज सोल्व करने वाले हैं। तो जो सेकंड पार्ट था हमारा जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं वो तो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है तो वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस क्लास का, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं अपने सीधे पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहले क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि इनमें से पूर्वी थाट के अंतर्गत राग है। अब पूर्वी आपने राग पढ़े हैं, ठाट भी पढ़े हैं, तो पूर्वी ठाट में कौन कौन से राग आ जाते हैं। पहले तो ये देखो कि पूर्वी ठाट की पहचान क्या है, कौन से स्वर लगते हैं पूर्वी ठाट में। रे कोमल, मा तीव्र और धा कोमल। अब पूर्वी ठाट में कौन कौन से राग आ जाएंगे। पूर्वी ठाट में पूर्वी का ही अपना खुद का एक राग आ जाता है, पूर्वी, पूर्य धनाश्री, है ना, श्री, बसंत, परज। तो क्या आ जाएगा, परज हो गया एक तो हमारा, और एक श्री हो गया। तो ए और बी, ए और बी किस में हमारा, सेकंड में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सेकंड। क्लियर है। तो जो बच गए हमारे जैसे पूर्या कल्याण, ये किस थाट में आएगा, पूर्या कल्याण मारवा। और सोनी जो है, मारवा पूरिया सोनी, ये भी मारवा ठाट का ही राग है। तो इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि जब किसी वस्तु में मुक्त कंपन और प्रेरित कंपन की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो है एक समान हो जाती है, यानी सेम हो जाती है, तो उसे क्या कहेंगे।
मुक्त कंपन किसे कहते हैं मैंने आपको पढ़ाया था, क्लास में समझाई थी ये चीज। मुक्त कंपन का मतलब होता है फ्री वाइब्रेशन, और प्रेरित कंपन का मतलब क्या होता है, फोर्स वाइब्रेशन। ठीक है, तो यानी कंपन होती, जैसे हम तार को जब छेड़ते हैं तो उसके ऊपर जैसे हम स्ट्रोक लगाते हैं या उसको छेड़ते हैं तो उसमें वाइब्रेशन होती है, तो वो क्या कहलाती है, फोर्स वाइब्रेशन। जैसे कि मान लो आप लोगों ने सॉरी, आप लोगों ने सितार को सुना होगा या बजाया होगा या किसी को ट्यून करते हुए देखा होगा। तो जैसे ही हम सितार का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें उसके पहले तार को जैसे हम ट्यून करके और उसकी तरफ की तारें होती है उसको ट्यून कर लेते हैं एक सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जैसे हम सितार का सा बजाते हैं, ठीक है, यानी सा हमने क्या किया, फोर्स वाइब्रेशन यानी स्ट्रोक दे करके बजाया। तो क्या होता है कि जो तरफ की तारें होती है उसमें जो सा वाली जो स्ट्रिंग है वो अपने आप बजने लग जाती है। ठीक है, तो यानी इस सा से तरफ की तार में अपने आप सा की आवाज निकलती है, तो वो क्या कौन सा होता है, फ्री वाइब्रेशन, और ये फोर्स वाइब्रेशन। क्लियर है, यानी इसको हम फोर्स दे करके बजा रहे हैं और ये जो है फ्री वाइब्रेशन अपने आप बज रहा है, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी जब सेम, ये बजेगा भी तभी जब ये दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैच होंगे। जैसे सा की जो आंदोलन संख्या है वो 240 होती है, और ऐसे ही ये जो तरफ की तार है इसका जो सा है ये भी सेम 240 की फ्रीक्वेंसी पे ही ट्यून होगा, तो जाके ये आप ये सा बजाएंगे तो ये वाला सा अपने आप बजेगा। तो अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या पूछा है कि जब किसी वस्तु में मुक्त कंपन एवं प्रेरित कंपन की आवृत्ति एक समान हो जाती है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे हम, रेजोनेंस, यानी अनुनाद हो जाता है इन दोनों के बीच में। क्लियर है, यानी अनुरणन तो हम, रिवर्बिनेशन हम कह नहीं सकते। इको, इको का मतलब क्या होता है, साउंड का जो इको हम देखते हैं जो उसका गूंज बढ़ जाती है, एक तो वो होता है, ये भी नहीं होगा। और सुसंवाद क्या होता है, कॉन्सोनेंस, यानी जैसे कि हम देखते हैं ना, सा मा का संवाद, सा पा का सा, ता सप्तक के सा का, तो ये क्या होते हैं, कॉन्सोनेंस होते हैं। ये परफेक्ट कॉन्सोनेंस हो गया, और सा गा हो गया, सा कोमल गा हो गया, ऐसे ये इनपरफेक्ट कॉन्सोनेंस होते हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो ये संवाद की बात चल रही है, सा से माँ का हो गया जो संवाद, या सड़क से पंचम का हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ बात चल रही है दो स्वरों के बीच की। क्लियर है, तो इसलिए ये भी हमारा नहीं होगा। तो इसके बाद चलते हैं अपने अगले तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या सितार पर नहीं बजाया जाता। देखते हैं, सितार पर मीट भी बजाई जाती है, जमजमा भी बजाया जाता है, कीर्तन भी बजाया जाता है। अब चौथा ऑप्शन है ये जो है ये नहीं बजाया जाता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। वैसे देखा जाए तो गत जो है वो सितार में बजाई जाती है, लेकिन यहाँ पे इस गत का मतलब क्या हो गया कि जो तबले में बजाई जाती है उस गत का नाम यहाँ पे लिख दिया। तबले में बजाई जाती है उन गतों को क्या कहते हैं, फर्द। ठीक है, तो इसलिए ये चीज जो फर्द है वो सितार में नहीं बजती। गत बजती है लेकिन फर्द वाली गत नहीं बजती, फर्द नहीं बजती, मतलब कुल मिला के बात ये है। तो इसलिए हमारा जो आंसर है थर्ड का क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, इसके बाद चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा 4। इसमें इन्होंने पूछा है कि कम से अधिक मात्राओं के तालों को बढ़ते हुए क्रम में सही विकल्प को चुनिए। चलो देखते हैं, दादरा हमारी कितनी मात्रा की होती है, 6 मात्रा। बसंत हो गई हमारी 9 मात्रा। लक्ष्मी हमारी कितनी मात्रा की होती है, 18। और फरोदस्त कितनी की होती है, 14 मात्रा की। तो अब कम से ज्यादा की तरफ चलेंगे तो पहले हमारा दादरा आ जाएगा, दादरा, फिर बसंत, दादरा बसंत फरोदस्त लक्ष्मी, दादरा बसंत फरोदस्त लक्ष्मी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा इसका। अब फोर्थ के बाद अगला क्वेश्चन हमारा 5th। इसमें उन्होंने पूछा है, हे सौरावली दे दी, ता सप्तका सा, कोमल रे, सारे सारे नीसा, निर्दा मा, निर्दा मापा, गामा गा। अच्छा, ये किस राग को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ललित राग की अगर बात करते हैं इस सौरावली को देख करके, तो
ललित किस में है, इसमें क्या होता है, ललित में कौन से स्वर लगते हैं, दोनों मध्यम लगते हैं और वो भी एक साथ लगते हैं, जो इसमें अपवाद है इस राग के अंदर। तो यानी इसमें सिर्फ तीव्र मध्यम लग रहा है और दो नहीं, हाँ तीव्र भी लग रहा है लेकिन शुद्ध भी लग रहा है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं लग रहे, तो मतलब कि हमारे ये ललित होगा नहीं। और ये किस थाट में है ललित, हमारा मारवा में। उसके बाद हम देखते हैं बिहाग, ये किस थाट में आएगा, बिलावल में, जो कि इसके अंदर भी क्या होता है, दोनों मध्यम लगते हैं, बाकी शुद्ध रहेंगे, लेकिन इसमें रे भी कोमल है इस स्वर वाली में और दैवत भी कोमल लग रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद बसंत को देखते हैं, तो बसंत किस थाट में आता है, ये भी पूर्वी थाट में आता है, और ये जो राग है ये पूर्वी थाट का ही राग दे रखा है यहाँ पे। और अभी पीछे मैंने बताया था पूर्वी थाट की क्या पहचान होती है, रे कोमल, मा तीव्र और धा कोमल। अब बसंत पूरी ठाट का है और प्रज भी पूरी ठाट का है। अब होगा आंसर या तो आपका तीसरा या चौथा। अब इनमें दोनों में फर्क क्या है ये चीज देखिएगा आप। तो फर्क जो बसंत और परज जो है, परज है हमारा, इसके अंदर जो मध्यम लगता है वो दोनों गंधार के बीच में लगता है, और बसंत जो राग है उसमें भी क्या होता है, मध्यम जो है वो भी दोनों गंधार के बीच में लगेगा। लेकिन अब इन दोनों में फर्क क्या हो जाता है कि बसंत जो राग का जो मध्यम है वो दोनों गंधार के बीच में लगेगा, मध्यम वो तीव्र हो जाता है। तो अब इसमें देखते हैं कि लास्ट वाला ये टुकड़ा दिया हुआ है जिसमें गंधार जो है, मध्यम जो है दोनों गंधार के बीच में शुद्ध लगा हुआ है, तो शुद्ध किस में लगेगा, परज में। ये दोनों बसंत और परज की के नाम में डिफरेंस होता है दोनों का खास, जो अभी मैंने ये समझाया। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है। 5 के बाद चलते हैं अपने अगले छठे क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन है, तेनक का संबंध है। अब तेनक का संबंध किससे होगा हमारा, अगर आप लोगों ने क्लास ली थी लास्ट मेरी 7th यूनिट की, उसमें भी ये चीज समझाई थी, तो किस में आएगा हमारा, प्रबंध। समझ गए। प्रबंध के अंग बताए थे मैंने, कितने, 6। स्वर, दूसरा था हमारा विरुद्ध, तेनक, पद, पाठ और ताल। इसी तेनक के बारे में उन्होंने पूछ लिया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पहले भी आया था हमारी लास्ट लेक्चर या उस लास्ट लेक्चर में, कि तेनक का क्या अर्थ है, यानी मंगल सूचक ध्वनि या मंगल सूचक शब्द क्या कहलाता है, तेनक कहलाता है। तब समझ में आ गया। तो क्वेश्चन को कैसे घुमा के करके दे देते हैं। लास्ट एग्जाम में 2021 वाले में इसकी डेफिनेशन पूछ ली थी, 2020 में ये पूछ लिया कि तेनक जो है वो किससे संबंध है, प्रबंध से। तो कैसे भी घुमा करके दे सकते हैं, तो इनको ध्यान से करते हुए चलना। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां। इसमें उन्होंने पूछा है, निम्नलिखित में से मध्यम ग्राम के षडज मध्यम भावी संवाद को इंगित करें। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 22 श्रुतियां हमें लिखनी पड़ेगी इसके लिए। तो चलो लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। अब 22 श्रुतियां तो हमने लिख ली।
अब यहाँ पे बात चल रही है कौन से ग्राम की? मध्यम ग्राम की। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक एक शब्द को और सोल्व करते हुए चलो, आराम से आंसर आ जाएगा। तो मध्यम ग्राम के जो है श्रुतियां, अंतर कितना होता है स्वरों का? 4 3 2 4 3 4 2। मध्यम ग्राम का ये अंतर होता है। षडज ग्राम का क्या था? 4 3 2 4 4 3 2। षडज और मध्यम ग्राम में यही फर्क होता है सिर्फ, समझ में आ गया होगा। तो अब मध्यम ग्राम की यहाँ पे बात कर ली है, तो ये हमारे सामने आ गया इसके जो स्वर है उसके बीच का अंतराल। अब इतना करने के बाद जब आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो उसी के साथ में एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें। ये बात चल रही है किसकी? मध्यम ग्राम की, यानी ग्राम। ग्राम कब प्रचलित था? प्राचीन समय में। और प्राचीन समय में था तो उसमें क्या खास बात आती है कि जो प्रत्येक स्वर है वो अपनी अंतिम श्रुति पर स्थापित था। क्लियर है? अगर आपने सेम यही पैटर्न अगर आपने पहली श्रुति के ऊपर सा रख के कर दिया तो आपका आंसर गलत आएगा। तो इसलिए आपको चौथी श्रुति के ऊपर कर रखना है, यानी अंतिम श्रुति, इसके ऊपर हो जाएगा हमारा सा। ठीक है, तो ये सा की 4 हो गई, ऋषभ की 3, 1 2 3। उसके बाद गंधार की 2, 1 और ये 2। मध्यम की 4, 1 2 3 4। उसके बाद पंचम की 3, 1 2 3। उसके बाद दैवत की 4, 1 2 3 4। और लास्ट में किसकी बच गई है? निषाद की। आप देखते हैं, ये तो हमारा हो गया सिर्फ मध्यम ग्राम की बात यहाँ पे हमने कर ली, तो ये मध्यम ग्राम हमारा बन के तैयार हो गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि षडज मध्यम भाव देखना है हमें। तो षडज मध्यम भाव का मतलब क्या होता है? सा और मा जो भाव है हमारा, इसमें कितनी श्रुति का अंतर होता है? लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों से पूछा था कि षडज मध्यम और षडज पंचम के बीच कितनी श्रुतियों का अंतर है। आप कमेंट करके बताइएगा। जिनको आता था उन्होंने कमेंट कर दिया, जिनको नहीं पता था उन्होंने नहीं किया। तो चलो अब मैं बता देता हूँ, षडज मध्यम में कितनी श्रुति का अंतर होता है? 9 श्रुति। क्लियर है? तो 9 श्रुति का अंतर यहाँ पे होता है, तो यानी ये भाव हमें देखना है, यानी 9 श्रुति का अंतर हमें देखना है कि ये किसके अंदर आएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन हम उठाते हैं, पहला वाला ए, रे और पा। अब रे हमारा ये है 7वें पे और पा हमारा ये हो गया। इनके बीच में 9 श्रुति का अंतर है। चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बिल्कुल सही बात है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब इसको देखो टाइम कितना लग गया हमें। पहले तो हमने ये मध्यम ग्राम बनाया, स्वर लिखे, फिर ये भाव वाव ये करने लगे कि कैसे क्या निकालेंगे। तो इसमें पहला हमने निकाला तो हमारा आंसर आ गया, यानी पहला तो होगा। तो अब इसको और सिंपल करने के लिए क्या करते हैं, जहाँ पे ए दे रखा है उसको छोड़ देंगे, जहाँ पे नहीं दे रखा वो कट जाएगा। ए हमारा इसमें नहीं दे रखा तो हमारा ये कट हो गया। अब हमारे या तो बी या सी या डी। चलो देखते हैं। चलो ये तो सारे करने पड़ेंगे, इसको इजी करने का तरीका इन्होंने दिया नहीं एग्जाम में। चलो हम करते हैं इसको, फिर टाइम ना लेते हुए ज्यादा। दूसरा हम देखते हैं गंधार और देवत का। अब गंधार है हमारा ये और देवत हो गया हमारा ये। इनके बीच में 9 श्रुति का अंतर है। चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 का हो रहा है, तो मतलब ये हमारा कट हो जाएगा। समझ गए? इसके बाद चलते हैं अपना अगले तीसरे ऑप्शन की तरफ। तीसरा दे रखा है मध्यम और निषाद। ये हमारा माँ हो गया और ये हमारा नी हो गया। देखते हैं 9 श्रुति का अंतर है इनमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ 9 का है, तो मतलब कि हमारा अब ये भी हो जाएगा। यानी 2 ऑप्शन हमारे आ गए। तीसरा के नाम है ऑप्शन में नहीं दे रखा, 2 के नाम दे रखे हैं, तो मतलब कि हमारा आंसर यहीं पे आ गया। आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। रे और धा की जब बात करते हैं तो ये हमारा रे हो गया और ये हमारा धा हो गया। तो अब इन दोनों के बीच में 9 श्रुति का अंतर है या ज्यादा है या कम है, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13।
तो 13 श्रुति का अंतर आएगा, मतलब कि हमारा ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ए और सी। और ए और सी हमारा किस में दे रखा है, लास्ट फोर्थ में। समझ गए? इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 7 का 4। उसके बाद चलते हैं अपने अगले 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वें में पूछा इन्होंने, पाश्चात्य संगीत का क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। ये बताइए कोर्स जो है वो किसे कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हारमोनी मेलोडी की जो क्लास हुई थी इसमें मैंने कोर्स समझाया था आप लोगों को। तो कोर्स का मतलब क्या होता है, यानी दो या दो से ज्यादा स्वरों को एक साथ लगाना। जैसे हारमोनियम बजाते हैं या गिटार बजाते हैं या पियानो बजाते हैं जो लोग, तो उनको पता होगा कि कोर्स दो या दो से ज्यादा या 3 स्वर भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, है ना। तो दो से ज्यादा स्वरों को लगाना क्या होता है, कोर्स कहलाता है। तो चलो देखते हैं इन्होंने क्या पूछा है। स्वर को 4 बार दोहराया जाना। जैसे कि ये कहना चाह रहा है कि एक स्वर को जैसे 4 बार दोहरा के, जैसे सा मैंने बजाया, इसको सा 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 सा, अलग अलग 4 बार दोहरा दिया, तो मतलब कि हमारा ये नहीं होगा। दूसरा कि दो या दो से अधिक स्वरों को एक साथ बजाया जाना, हाँ ये हमारा हो सकता है। अगला देखते हैं, आरोही स्वर में गति को धीमी रखना, नहीं ये भी कोई मैटर नहीं कर रहा। उसके बाद एक मात्रा में 8 स्वरों को बजाना, तो ये लयकारी की चीज आ गई, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सेकंड। 8 के बाद अगला है हमारा 9वां क्वेश्चन। इसमें उन्होंने पूछा है कि राग नायकी कानड़ा जो है इसमें कौन सा सही नहीं होता। आप देखो यहाँ पे नहीं, अगर आपने पढ़ते टाइम मिस कर दिया तो आप देखोगे कि सही पूछा है, तो आप सही के हिसाब से आप ये पहला तीसरा ये जो भी इसका मैच हो रहा है नायकी कानड़ा जी के बारे में पता है होगा आप लोगों को, तो आप इसको गलत करके आ जाएंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो आपको क्या देखने को मिला कि इसने नहीं वाली चीज पूछी है कि कौन सी चीज ऐसी है जो नायकी कानड़ा जो राग है उसके अंदर नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नायकी कनाडा कौन से थाट से आएगा, काफी से, तो ये भी होगा। और इसमें रेपा की संगति होती है, बिल्कुल होती है, ये भी होगा। और इसमें जो है वर्जित होगा क्या, धैवत। तो ये इसकी जाति क्या हो जाती है, साडा हो जाती है, धैवत वर्जित हो जाता है इस राग के अंदर। अब पारे वादी समाधि, ये हमारा नहीं होगा। इसका वादी समाधि क्या हो जाता है, माँ वादी हो जाएगा और सा इसका संवादी हो जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज और मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं कि ये कानड़ा लिखा हुआ है, तो कानड़ा अंग कौन सा होता है, कानड़ा अंग। ये मैंने आपको राग वर्गीकरण की जो क्लास ली थी उसमें 30 रागांग थे, उसमें भी कानड़ा एक रागांग था, राग का अंग था, यानी अंग था कानड़ा अंग, वो मैंने करवाया था। तो इसकी क्या पहचान होती है कानड़ा अंग की, कोमल नी और पा। जो भी कानड़ा अंग के राग है उसमें नीपा की स्वर संगति होती है, तो वो कौन सा अंग कहलाता है। जहां पे भी आपको नीपा के दिख जाए तो वो कौन सा अंग कहलाएगा, कानड़ा। क्लियर? इसके बाद चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा 10वें में हमने पूछा है कि नीचे दो विवरण दिए गए, अभिकथन और तर्क। तो सबसे पहले देखते हैं कि निर्गीत का संबंध वीणा से है। अब निर्गीत क्या होता है, हमने गीत के बारे में पढ़ा था क्लास में। गीत हमने दो प्रकार के बताए थे, एक तो बहिर्गीत और एक निर्गीत। अब बहिर्गीत जो थे वो पहले देवता इसका गायन वादन करते थे, लेकिन बाद में राक्षसों ने इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने देवताओं ने क्या किया, इसका बहिष्कार कर दिया, जिसलिए इसका नाम बहिर्गीत पड़ा। और देवताओं ने फिर कौन से गीत का प्रयोग करना शुरू किया, निर्गीत का। तो ठीक है, निर्गीत का संबंध वीणा से है। अब वीणा जो है वो किस से संबंधित है, देवताओं से संबंधित है। तो अब निर्गीत जो है उसका संबंध वीणा से होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, सही बात है। अब दूसरी बात क्या दे रखी है, इसका तर्क या निष्कर्ष या रिजल्ट क्या दे रखा है कि निर्गीत जो है इसमें सौंदर्य तत्व का होना अनिवार्य नहीं है। क्यों नहीं है, निर्गीत जब गायन वादन होगा, जो संगीत हो रहा है, तो वहां पे सौंदर्य तत्व होना जरूरी क्यों नहीं है। अगर सौंदर्य नहीं होगा तो फिर वो संगीत कहलाएगा कहाँ से। तो इसलिए बात हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा कि ए तो हमारा सही है लेकिन आर गलत है।
तो ये हमारा ए सही है और आर सही नहीं है, ये थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो 10 का हमारे क्या आ जाएगा 3। इसके बाद चलते हैं अपना अगले 11वें क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, अभी मैच करवाना है हमें। इसमें उन्होंने पूछ लिया, देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप सबसे पहले क्या करो कि आपको एक सिंपल सी कोई चीज या तो इस वाली सूची में दे रखी हो, या तो इस वाली सूची में कोई चीज हो, कोई नाम ऐसा हो जो आपने अच्छे से देखा हुआ हो, पढ़ा हुआ हो, या फिर इस वाले में हो। उसको एक बार देख लेना कि हाँ ये चीज मेरे को थोड़ी आती है। अब उसका मैच करवाना आपस में सामने कि कोई किससे मैच हो पा रही है वो चीज। तो जब ये बात आ जाती है मैच करवाने की, तो ऐसे केस में आपको एक सिंपल सा नाम देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, हम खमाज ठाट को देख लेते हैं सबसे पहले। तो खमाज जो है, खमाज ठाट से कौन सा राग आएगा? अहिर भैरव जो है हमारा भैरव से आ गया। छायानट है हमारा, ये भैरव से हो गया। छायानट हमारा किससे हो जाएगा? कल्याण से आ जाएगा। आसावरी कौन से राग ठाट से आएगा हमारा? ये आसावरी, कोमल ऋषभ आसावरी हमारा आसावरी से हो जाएगा। और बच गया क्या हमारा? गोड मल्हार, ये किससे आएगा? खमाज से। तो मतलब कि हमारा बी का जो है ये किस में मैच हो गया? फर्स्ट के अंदर। अब बी का फर्स्ट किस में हो रहा है देख लेते हैं। बी का थर्ड है, कट गया। बी का सेकंड है, ये भी कट गया। बी का फोर, ये भी कट गया। बी का फर्स्ट ये है। तो इसका मतलब कि एक ही आपने चीज पता थी खमाज ठाट के बारे में, और कि ये जो गोड मल्हार है वो कौन से ठाट में आता है? खमाज में। सिर्फ एक ही शब्द की वजह से, यानी एक चीज पता होने की वजह से आपने आंसर निकाल लिया है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। तो इसमें बाकी और देखते हैं क्या दे रखा है कि जो हमारा छायानट जो राग है उसमें कल्याण ठाट का राग है, और उसमें संगति कौन सी होती है छायानट में? छायानट अमीर है ना, ये आसपास के राग है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? पा और रे की संगति हो जाती है। उसके बाद में अहिर भैरव जो है सॉरी अहिर भैरव, इसमें क्या होता है? अहिर भैरव जो हमारा वाद्य समाधि क्या हो जाएगा? भैरव ठाट से है। इसमें रे कोमल और नी कोमल आ जाता है, ये ध्यान रखना। वैसे भैरव में तो रे और धा कोमल आता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि रे और नी कोमल हो जाता है। वैसे अपवाद है ये भैरव ठाट का, लेकिन फिर भी इसको भैरव ठाट में रखते हैं। तो इसमें जो वादी इसका माँ हो जाता है और समाधि सा हो जाता है। क्लियर? अब बच गया क्या हमारा? लास्ट कोमल ऋषभ आसावरी, और ये आसावरी ठाट से है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसकी जाति ओडव संपूर्ण हो जाती है, यानी इसके जो आरोह है उसमें क्या वर्जित हो जाता है? गंधार और निषाद, कोमल ऋषभ आसावरी में। तो ये चीज होती है, अगर आपको कोई एक के बारे में भी अगर पता है तो आप इसके इस जैसे क्वेश्चनों के आंसर आराम से निकाल सकते हैं। तो इसके बाद में हाँ, अहिर भैरव के बारे में एक चीज और मेरे को याद आई कि जो इसका रे और नी जब कोमल लगता है इस राग में, तो इसका जो पूर्वांग है इसमें कौन सा अंग आ जाता है? भैरव। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछ भी सकते हैं। और उत्तरांग उसमें कौन सा अंग आ जाता है? काफी। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा 12वां। इसमें उन्होंने पूछ लिया है कि सेम वही मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया। तो मैचिंग का आ गया तो आप लोगों को पता ही होगा मैचिंग वाले क्वेश्चन में किस तरह से हम, एक चीज अगर आपको पता है तो आप आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं नॉर्मल सी चीज देख लेता हूँ। मसीद खानी गत है, ये कौन से ताल में बजेगी? मसीद खानी छोटा ख्याल होता है ना, बड़ा ख्याल होता है वोकल वालों की भाषा में अगर समझाऊं तो ये विलंबित 3 ताल में। तो सी का 4 किस में होगा? सी का सेकंड है, कट गया। सी का थर्ड है, ये भी कट गया।
सी का 4 इसमें है, सी का सेकंड है, ये भी कट गया। अब देखो एक चीज से हमारा आंसर आ गया। हो सकता है कि किसी को सी के बारे में ना पता हो, तो आप ध्रुपद देख लो। चलो, ध्रुपद की ताले मैंने आपको बताई भी है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने समझाए थे, जो पिछले हमारी क्लासेज हुई थी थ्योरी की, उसमें भी मैंने बताई थी। जो क्वेश्चन हमारा 2021 वाला पेपर सोल्व हुआ था, उसमें भी ध्रुपद की तालों के बारे में मैंने 2 बार आपको बताया था कि ध्रुपद में कौन कौन सी तालें प्रयोग की जाती है। तो इसमें से आप देखें कि गंभीर प्रकृति की तालें होती है ध्रुपद के अंदर, तो देखें क्या जपताल इसमें होती है? ध्रुपद में नहीं होती। जत ताल ये भी नहीं होती। विलंबित तीन ताल ये भी नहीं होती। शूल ताल ये होती है। तो ध्रुपद का किस में आ जाएगा? फर्स्ट के अंदर मैच हो जाएगा। बी का पहला किस में है? बी का इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो हमारा एक ये वैसे भी कट हो जाता। क्लियर? तो ऐसे करके आप इनको सोल्व कर सकते हैं। अब ठुमरी की जब हमारी बात आई थी, 2021 वाला पेपर सोल्व किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि ठुमरी में जो है जपताल भी प्रयोग की जाती है, लेकिन उन्होंने आंसर जपताल नहीं माना था। तो इसलिए वही चीज को अगर ध्यान रखेंगे तो मतलब कि ठुमरी जो है वो जपताल में तो आएगी नहीं। अब ये हमारा ये बुक हो चुका, ये बुक हो चुका। अब ये बच गए दो, दो में से इसमें तो आएगा नहीं, तो बच गया क्या? ठुमरी का जतताल। क्लियर है? यानी पहले का तीसरे में आ जाएगा। और बच गया हमारा सादरा जो है वो दादरा ताल में भी और जब ताल में भी, दोनों में गाया जाता है। ये सादरा का जो मैंने टॉपिक करवाया था उस टाइम पे समझाया था तालों के बारे में। ये सादरा जो है किस ताल में गाया जाता है? दादरा में भी और जब ताल में भी। उसके बाद चलते हैं अपने अगला है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12वें का सेकंड। अगला क्वेश्चन हमारा 13, मंद्र किसका लक्षण है? अब मंद्र किसका हो सकता है? ताल का है? क्या ताल में मंत्र प्रयोग होता है? नहीं होता। वर्ण, वर्ण कितने प्रकार के बताए थे मैंने? 4। कौन कौन से? स्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी। इसमें भी मंत्र का कोई नाम नहीं आया, तो ये भी हमारा नहीं कट जाएगा। उसके बाद गीति, गीति हमने पढ़ी थी, 5 प्रकार की होती है, 7 होती है। तो गीतियों में मंत्र का कहीं प्रयोग आया था? गीति के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है। इसमें एक चीज हमारी जो छुट्टी हुई है गीति से, मेरे को याद आया। जो बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, तो मैं उन बच्चों को, जैसे कि जिन्होंने मेंबरशिप ली हुई है, उनकी मैं जल्दी एक ऑफलाइन क्लास यहाँ पे लेने वाला हूँ। उस ऑफलाइन क्लास में आप लोगों का क्या नाम है, ये जो गीतियों के बारे में जो बात है, तो इसमें जो स्वराश्रित गीति और पदाश्रित गीति है, ये तो एक थोड़ा सा पार्ट रह गया था। वैसे गीति मैंने कंप्लीट करवा दी थी, बस एक छोटा सा ये पॉइंट रह रहा है, तो इसको मैं वहां पे आप लोगों को कवर करवा दूंगा। तो गीतियां जो है हमने पढ़ी थी कि कौन कौन सी होती है? शुद्धा, भिन्ना, गोड़ी, बेसरा, साधारणी। इसमें भी हमारा कोई मंदिर से रिलेटेड कोई नाम नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा, है ना। 2 गीतियां और भी थी हमारी, भाषा और विभाषा, और बेसरा को राग गीति भी बोला है। ठीक है, तो इसमें भी मंदिर का कोई जिक्र नहीं आया। तो अब बात आते हैं जाति। तो जाति के 10 लक्षण हमने पढ़े थे, कौन कौन से? ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत, बहुत, ओडव, साडव, मंद्र, तार। तो अब मंदिर का यहाँ पे आ गया 10 लक्षण जो होते हैं जाति के। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 14। इसमें उन्होंने पूछ लिया है कि, इनमें दिन के तृतीय पैर यानी तीसरा जो पैर है, उसमें प्रस्तुत किए जाने वाले राग बताइए कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं चंद्रकोश की, तो ये हमारा कौन से ठाट से आ जाएगा? भैरवी। और इसका जो गायन समय है वो होगा हमारा मध्य रात्रि का, है ना। दरबारी, चंद्रकोश, ये सब मध्य रात्रि के राग है। उसके बाद मुल्तानी, पटदीप और हिंडोल, ये हमारे पास बच जाते हैं
थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको। हम्म तो मुल्तानी जो है ये हमारा किस थाट से आएगा? तोड़ी से। तो इसका गहन समय क्या हो जाएगा? तीसरा पैर। किसका? दिन का। और पटदीप है, इसका भी गहन समय क्या होगा? दिन का तीसरा पैर। और हिंडोल जो है वो किस थाट में आ जाएगा? कल्याण में। और इसका गहन समय कौन सा होगा? दिन का पहला प्रहर आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या रहे? मुल्तानी और पटदीप, बी और सी। तो ये हमारा बी और सी किस में है? फोर्थ में आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा 15। इसमें उन्होंने पूछा है कि 9 तारों वाली उस वीणा का नाम क्या है जिसका उल्लेख रामायण में किया गया है? अब रामायण में किया है, हमने रामायण का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें उस वीणा का नाम भी आया था। जो प्राचीन इतिहास की जो क्लास थी हमारी, उसमें ये चीज मैंने करवाई थी। अब 9 तार वाली वीणा का क्या है? इसमें वीणा का भी एक अलग से मैंने एक चैप्टर आपको करवाया था। उसमें वीणाओं के बहुत सारी वीणाएं थी, उनके नाम लिखवाए थे और उसमें कौन कितने कितने तार होते हैं वो सब मैंने करवाई थी। तो अगर आपको रामायण वाले पार्ट नहीं पता तो आप इस वाले जो वीणा वाली क्लास थी उसमें से देख करके बता सकते हैं कि कौन सी वीणा ऐसी थी जिसमें 9 तार थे। तो कौन सी थी? विपंची। स्वतंत्री का कोई वीणा हमने नहीं पढ़ी। उसके बाद नवतंत्री वीणा में कितने तार होते हैं? 9, नाम से पता चल रहा है। और चित्रा में कितने होते हैं? 7। और विपंची में कितने आ जाएंगे? 9। हाँ सॉरी, नवतंत्री में 9 नहीं, इसमें 9 नहीं होते। नवतंत्री में इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। नवतंत्री वीणा जो है इसमें तारों की संख्या आई थिंक मेरे ख्याल से नवतंत्री में होना तो वैसे 9 ही चाहिए, लेकिन इसके बारे में ना दे नहीं रखा है कि इसमें कितने तार हैं। हाँ, इस वीणा का नाम प्राप्त होता है हमें, ये नवतंत्री वीणा है, लेकिन इसमें तारों की संख्या कितनी है इस बारे में हमें उल्लेख प्राप्त नहीं होता। क्लियर है? तो हमने विचित्र वीणा है ना, चित्रा वीणा, परिवादिनी, कच्छपी, एक तंत्री, घोषा वीणा, आलापनी, त्रितंत्री, नकुली, मत कोकिला, मैती, विपंची, ब्रह्म वीणा, तंजोरी वीणा ना, ये और क्या नाम है, कांड वीणा, राजधानी वीणा, पिनाकी, है ना, ध्रुवा वीणा, ये इन सभी के बारे में पढ़ा था। लेकिन नवतंत्री के बारे में हमारे सामने नहीं आया कि इसमें कितने तार होते हैं। देखा जाए तो वैसे 9 तार की ये होती है, लेकिन विपंची है इसमें भी 9 तार होते हैं। हमने विपंची के बारे में पढ़ा था। विपंची में मैंने कितने तार बताए थे? 9। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका? विपंची। उन्होंने आंसर ये नहीं माना है, ऑप्शन जो इनके आंसर की थी यूजीसी नेट वालों की, उसमें इन्होंने ये आंसर नहीं माना। तो नहीं माना इसका मतलब क्या होता है कि नवतंत्री नाम तो है, आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया एग्जाम में, लेकिन इसमें 9 तार जो है वो नहीं होंगे। ये चीज ध्यान रख लेना। क्योंकि नवतंत्री जो वीणा है इसका नाम तो हमें प्राप्त होता है, लेकिन तारों की संख्या हमें मिलती नहीं है कि इसमें कितने तारों की बताए गए हैं, कितने तार बताए गए हैं। इसके बाद अगला है हमारा 16। तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित को गुरु शिष्य के क्रम से इंगित करे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सबसे बड़ा कौन था इसमें? अद्दुखा। क्यों? क्योंकि हमने बालकृष्ण बुआ चलंजीकर 9th यूनिट में हमने पढ़ा था इनके बारे में। तो बालकृष्ण बुआ चलंजीकर ने किनसे सीखा था? अद्दुखा से। तो अभी अद्दुखा की शिष्य हो गई, ये हमारे सेकंड नंबर पे। अब ना शिष्य हो गया बालकृष्ण बॉय चलंजीकरण, ये मेल है, मैं सॉरी मैं फीमेल भूल गया इनको। तो बालकृष्ण बॉय चलंजीकरण जो है वो इनके अद्दुखा के शिष्य है। अब इनसे किन्होंने सीखा? पुलुस्कर ने। तो ये हमारे तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जो है वो बालकृष्ण बॉय चलंजीकरण है, इनके शिष्य हैं। और इनके शिष्य कौन आ जाएंगे? विनायक राव पटवर्धन, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो हमारा आ गया पहले बी, फिर आ जाएगा सेकंड नंबर पे ए, फिर आएगा डी, फिर आएगा सी। बी ए डी सी, बी ए डी सी इसमें आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड।
मैंने आप लोगों को बताया था कि विनायक राव पटवर्धन कौन सी बुक लिखी थी, राग विज्ञान। और जो विनायक राव पटवर्धन है ये किन से सीखते थे, विष्णु दिगंबर पुलस्कर से। ठीक है, तो ये वीडी पुलस्कर से सीखते थे। तो जब इनकी डेथ हो गई थी विष्णु दिगंबर पुलस्कर की, तो इनका जो पुत्र था डीवी पुलस्कर, उनको फिर शिक्षा किन्होंने दी थी, विनायक राव पटवर्धन ने। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको जो क्लासेस हुई थी हमारी 9th यूनिट की, उसमें मैंने ये सब चीज़ें करवाई थी, तो अब आपको ध्यान आ गया होगा इस क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, तो आपको अगर वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप उनको जरूर देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 17, इसमें उन्होंने पूछा कि वरिष्ठता के हिसाब से लगाओ। अब वरिष्ठता के हिसाब से देखते हैं, सबसे पहले आएगा हमारा वाजिद अली खां है इनके, इनका ये आ जाएगा हमारा, तो काले खां उनसे छोटे हैं। ठीक है, तो काले खां इनसे छोटे हैं वाजिद अली खां से, तो ये कहाँ पे आ रहा है, वाजिद अली खां, उसके बाद काले खां आना चाहिए। तो वाजिद अली खां, रहीम अली खां ये भी नहीं होगा, वाजिद अली खां काले खां इसमें आ रहा है, वाजिद अली खां काले खां ये। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो इन दोनों में से हमारा आंसर होगा। तो अब अब्दुल करीम खान और रहीम खान जो है, ये क्या नाम है, इन दोनों में सीनियर कौन था, वरिष्ठ कौन था इन दोनों में, रहीम अली खां। ठीक है, करीम खान जो है वो बाद में आए थे, जो किराना घराना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, रहीम अली खां ये यहाँ वरिष्ठ हो गए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4। 17 के बाद अगला क्वेश्चन हमारा 18, इसमें उन्होंने बोला है कि इसको मैच करवाना है जो प्राचीन स्वर थे उनके हिसाब से। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल भी लगा, लेकिन ये मेरा खुद का पेपर दिया हुआ है जो मेरा जेआरएफ हुआ था, लेकिन मेरा ये आंसर सही हो गया था। तो मैंने किस तरह से इसको सोल्व किया था वो भी मैं आपको बताऊंगा, और मैं पढ़ के गया था इस क्वेश्चन को वो भी चीज़ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने जो प्राचीन स्वर थे वो पढ़े थे, कौन से, पुरुष, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और अतिस्वार है। ये चीज मैं पढ़ के गया और मेरे को पता था कृष्ण में होता है मा, गा, रे, सा, धा, नी, पा, ये स्वर होते हैं, ये मंदिर के आ जाएंगे। तो अब हम मैच करवाते हैं यहाँ पे, मध्यम कहाँ पे, ये रहा मध्यम, मध्यम का कृष्ण में मैच कराएंगे तो ये आ गया किसमें, इसी के अंदर, यानी बी का सेकंड। तो बी का सेकंड इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना इसमें है, मतलब कि क्या होना चाहिए, आंसर हमारा सेकंड होना चाहिए। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मेरे को सस्पेंस हो रहा है कि एकदम ये फ्रंट में इसका नाम डाल दिया, तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे सस्पेंस हुआ, उनको चलो और चेक करके देखना चाहिए। तो इसमें उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें अगला पॉइंट हमारा गंधार का, नहीं ये गंधार, ये किस में मैच होगा, प्रथम के अंदर, तो ये भी प्रथम में मैच हो गया। ये थोड़ा सा और अजीब लगा मेरे को। तो डी का 4 इसमें है, डी का 4 इसमें मैच हो रहा है, सही बात है। उसके बाद आगे चलते हैं, ऋषभ की बात करते हैं तो द्वितीय में मैच हो जाएगा, तो ऋषभ जो है वो द्वितीय में, यानी सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट भी है, ये भी बात ठीक है। अब बच गया हमारा लास्ट में पंचम, जो किस में आ रहा है, अतिस्वार्य में। तो यहाँ पे बात या तो पंचम तो चलो बच गया, लेकिन यहाँ बच गया तृतीय, यानी ये वाला तृतीय, यानी यहाँ पे षड्ज होना चाहिए। तो मामला यहाँ पे आके फंस गया कि अब इसको कैसे सोल्व करें। अब इतना तो ठीक है मामला चल गया, लेकिन लास्ट में आकर के गड़बड़ हो गई कि अब ये कहाँ से आ गया मामला। तो अब इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया ऑन द स्पॉट, मेरे दिमाग में ये चीज क्लिक हुई, तो क्यों ना कि हम इसको थोड़ा सा ये चेंज करके देखें। ये चीज मैंने पढ़ी हुई थी जो मैं आप लोगों को बताता हूं अभी, कि जो क्रुस्ट है हमारा, इसको कहीं कहीं पे मैंने लास्ट में भी लिखा हुआ देखा था। तो अब इसके हिसाब से मैंने इसको लास्ट में रखा और मैंने इसमें रखे स्वर मा, गा, रे, सा, था, नी और पा। तो ये हमारे मंदिर के हो गए।
अब इसके हिसाब से अगर मैच करवाते हैं तो अब क्या आएगा, देखते हैं चलो। इसके हिसाब से देखते हैं तो हमारा जो मध्यम है वो प्रथम में आ जाएगा, मध्यम प्रथम में, यानी बी का फोर, बी का फोर। अब ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन ही कट हो गया हमारा। बी का फोर इसमें है, बी का फर्स्ट इसमें है, बी का थर्ड इसमें है, यानी ऐसे करते हैं तो हमारे ये भी दोनों कट गए। चलो आगे देख लेते हैं सभी मैच हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद गंधार को देखते हैं, गंधार हमारा द्वितीय में मैच होगा, तो गंधार ये रहा, ये द्वितीय में, यानी डी का फर्स्ट, हाँ डी का भी फर्स्ट मैच हो गया। उसके बाद ऋषभ है वो तृतीय में हो जाएगा, ऋषभ तृतीय में आ गया, यानी सी का थर्ड, सी का थर्ड भी मैच हो गया। उसके बाद में अगला बच गया हमारा पंचम, तो पंचम किस में है, कृष्ण में, तो पंचम, हाँ ये भी मैच हो रहा है। तो क्या ये ए का सेकंड में है, ए का ये सेकंड में है, तो ये हमारा मैच हो गया। ऐसे करके ये आंसर मैंने, मेरा सही हुआ था। लेकिन जो मैं पढ़ के गया था, सिर्फ मैंने जो पहले वाला तरीका बताया क्रुस्ट को पहले रखेंगे, वो चीज मैंने पढ़ी हुई थी। लेकिन मैंने लास्ट मोमेंट पे एक चीज ये भी नोट करी थी कि जो क्रुस्ट है, एक दो बुक में कहीं कहीं पे इसका नाम जो है लास्ट में भी दिया हुआ था। तो मैंने सिर्फ वही ट्रिक यहाँ पे लगाई और ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाते हैं, कॉमन सेंस लगाने वाली चीजें आ जाती है, तो आप थोड़ा सा उसको इधर उधर दाएं बाएं करके देख लो, ताकि आपका आंसर निकल पाए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, अगर पढ़ा हुआ है तो मेरा थोड़ा सा ये नजर मारी हुई थी तो मेरा आंसर सही हुआ था ये। अगर ऐसे अगर आप लोग कि जैसे लगभग चीजें पढ़ी हुई हो 95%, कुछ पॉइंट में मिस्टेक हो जाती है, तो थोड़ा सा उसको फेर बदल करके थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के उसका आंसर निकाल सकते हो। इसके बाद अगला हमारा 18 के बाद 19वां क्वेश्चन। 19 में उन्होंने पूछा है कि कौन सा राग तोड़ी ठाट से संबंधित है। अब तोड़ी ठाट कौन सा होगा हमारा, इसका हमारा हो जाएगा क्या, तोड़ी ठाट में अभी कुछ देर पहले भी तोड़ी ठाट के बारे में बात हुई थी ना, श्री बसंत पैरव परज तोड़ी मुल्तानी, तो ये मुल्तानी कौन से में हो जाएगा, तोड़ी में। तो बिलास खानी तोड़ी और मालकोस ये किस में आएंगे, दोनों भैरवी में, ठीक है। अब तोड़ी नाम दे करके यहाँ पे, और इसमें भी तोड़ी नाम डाल दिया आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। अगर आप लोगों ने बिलास खानी तोड़ी वैसे तो सभी ने पढ़ाई होगा इसके बारे में, और अगर नहीं पढ़ा है तो भी उन बच्चों को देखो कंफ्यूज हो जाएगा कि पीछे तोड़ी लग रहा है, मतलब कि तोड़ी अंक का कोई राग होगा। तो इसलिए ध्यान से देखना, ये राग वाग तो आपको पूरे अच्छे से करके जाने पड़ेंगे। तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, बिलास खानी तोड़ी और मालकोस किस थाट में आएंगे, भैरवी में। और हमारा जो है भोपाल तोड़ी, ये भी हमारा किस में आ जाएगा, भैरवी में ही आ जाएगा। तो ये तीनों भैरवी थाट के आ जाएंगे हमारे, और ये हमारे किस में आएगा, तोड़ी ठाट में। अगला हमारा 20वां क्वेश्चन, उन्होंने पूछा है कि भरतकालीन मध्यम ग्राम, अच्छा भरत के टाइम की बात इन्होंने पूछ ली है, भरत के समय में जो मध्यम ग्राम था। अब षडज ग्राम तो हमारा 4-3-2, 4-4-3-2, ये षडज हो गया। अब मध्यम ग्राम की बात चल रही, तो 4-3-2, 4-3-4-2, ठीक है। तो मध्यम ग्राम में श्रुति स्वर अवस्था में यह होता है, क्या होता है, पहला ऑप्शन है रे जो है सात से छठी श्रुति, नहीं रे का तो कोई जिक्र नहीं होता, और ना गंधार का होता, सिर्फ पंचम एक श्रुति ऊपर चढ़ता है। वो अब हमें देखना पड़ेगा कि वो 17वीं से 15वीं पर आता है या 17वीं से 16वीं पे। तो इसमें देखेंगे कि एक श्रुति ऊपर चढ़ेगा तो 17 से 16, ठीक है, एक श्रुति ऊपर चढ़ेगा तो 17 से 16 आना चाहिए, 15 नहीं, ये तो दो श्रुति चढ़ेगा यहाँ पे, तो मतलब कि ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये, जैसे कि सा रे गा मा पा धा और ये नी, सा रे गा मा पा धा और ये नी। तो अब हमारा जो पंचम है षडज ग्राम के अंदर 4 श्रुति पे था, अब इसमें जो पंचम है हमारा वो 3 श्रुति का रह जाता है, यानी एक श्रुति जो है वो किसमें चली जाती है, जो ये हमारा दैवत है इसके अंदर एक श्रुति चली जाती है, यानी एक श्रुति जो है पंचम वो ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। तो यानी ये 15 ये 17वीं श्रुति पर रहता है यहाँ पे, आप करके देख लेना भले 17 से किस कौन सी श्रुति पर हो जाएगा, 16वीं पर। और इसी श्रुति को ऊपर चढ़ने को क्या बोलते हैं, प्रमाण श्रुति।
ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि फिर से एक बार पूछ ले, तो इसको ध्यान कर लेना इस क्वेश्चन को। इसके बाद चलते हैं अपने अगले 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्या बोला है कि मिट्टी से बना एक वाद्य यंत्र, यानी मिट्टी से बना एक वाद्य यंत्र घुघू कहलाता है। इसमें ध्वनि उत्पन्न आमतौर पर पाई जाने वाली पक्षी घुग्गी से मेल खाती है। उस मिट्टी निर्मित वाद्य यंत्र में पहली बार चोट करने से पंचम ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, ये अभिकथन इन्होंने ठीक दिया हुआ है। और दूसरा है, मिट्टी से बने इस वाद्य यंत्र से अच्छी सांगीतिक ध्वनि उत्पन्न होती है। जब वाद्य हो गया तो सांगीतिक ध्वनि भी अच्छी उत्पन्न होगी ना। तो ये क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्लियर। अगला हमारा 22वां, मियां आजकल किस घराने के माने जाते हैं? मियां आजकल किस घराने के हैं? दिल्ली घराना। अगला है हमारा 23वां। अब ये छंद के बारे में इन्होंने पूछ लिया है। जिन बच्चों ने छंद के बारे में नहीं पढ़ा या कुछ नहीं देखा है तो आप इसको थोड़ा सा अपने नोट्स में नोट कर लेना। बाकी और जो छंद है वो मैं आपको करवा दूंगा। तो इसमें जो है छंद इधर दे दिए है और इसमें कितने अक्षर काल होते हैं वो इधर दे दिए हैं। इन छंदों को क्या करना है, मैच करवाना है। ठीक है, तो अब इसमें कैसे करेंगे कि जो गायत्री है इसमें कितने अक्षर काल होते हैं? 24। और उसनिक है इसमें कितने होते हैं? 28। और जगती है इसमें कितने होंगे? 48। और त्रिष्टुप में 44। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या? फर्स्ट। ए का 4 हो गया और उसनिक बी का हो गया हमारा थर्ड और सी का हमारा हो गया सेकंड। सी का सेकंड हो गया और लास्ट में डी का हमारा पहला हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला है हमारा, फारसी भाषा में राग दर्पण का अनुवाद किसने किया है? तो फारसी भाषा में राग दर्पण का अनुवाद किसने किया है? राग दर्पण किसने किया? फकीरुल्लाह ने। उसके बाद अगला है 24 के बाद 25वां, प्राचीन श्रुति स्वर व्यवस्था में यदि गंधार स्वर मध्यम की 2 श्रुतियां ले लेता है तो वो क्या कहलाता है? तो प्राचीन श्रुति स्वर व्यवस्था में यदि गंधार स्वर जो है वो मध्यम की 2 श्रुति लेगा, यानी गंधार की कितनी होती है? 1 श्रुति 2 श्रुति और मध्यम की 1 2 3 4, तो यहाँ मध्यम आ जाएगा। तो गंधार जो है वो इसकी 2 श्रुतियां ले लेगा, इसकी मध्यम की यानी ये वाली 2। तो यार गंधार अगर यहाँ पे आ जाता है तो क्या कहलाएगा वो? अगर नीचे चला जाता तो क्या हो जाता? कोमल गंधार। अब ऊपर आ गया तो क्या कहेंगे इसको? ये भी नहीं होगा हमारा। शुद्ध गंधार तो है ये भी, ये भी नहीं होगा। नीचे चले जाता कोमल हो जाता, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? अंतर्गंधार। ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा? अंतर्गंधार। अगला है हमारा 26वां, ताल के निम्न अंगों को अधिक मात्रा से कम मात्रा में घटते हुए क्रम में लिखे। यानी अंगों को अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ हमें जाना है। तो ये हमने कर्नाटक की तालों के बारे में पढ़ा था। तो हमारा क्या था? अणुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत, काकपथ, ये हमने पढ़ा था। तो अब हम देखते हैं अणुद्रुत लास्ट में किसमें है? इसमें है अणुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत, काकपथ। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो ये कर्नाटक वाली जो क्लास थी कर्नाटक ताल की, वो उसमें ये सारी चीजें करवाई है। उसमें अगर किसी ने नहीं देखी क्लास तो आप वहां देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। 26 के बाद अगला है हमारा 27वां क्वेश्चन, मशीद खानी गत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
तो कौन सा सही है देखते हैं। मस्जिद खानी का मतलब क्या होता है, यानी वोकल की भाषा में अगर मैं समझाऊं जो गायन वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, यानी बड़ा ख्याल, तो यानी विलंबित गत। तो पहला इसमें दे रखा है कि 12वीं मात्रा से शुरू होती है, बिल्कुल, क्योंकि इसका 5 मात्रा का मुखड़ा होता है ना। तो 16 मात्रा की अगर ताल है और वो 12 से शुरू हो रही है, तो 12 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 17। मतलब जो 16 प्लस 1 हम इसको लिख सकते हैं, तो 16 मात्रा पूरी पूरी, और जो एक मात्रा है 17, ये इसको हम एक मात्रा को क्या बोलेंगे, सम। क्लियर है। तो मसीद खानी गत जो है वो हमेशा 12वीं मात्रा से शुरू होती है, ध्यान रखना। उसके बाद इसके बोल देखते हैं। दिर दा, दिर दारा, दा दारा, हाँ ये बात सही है। दिर दिर दार दा, दिर दिर, हाँ दिर 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 दादा, ये बोलना, ये मसीद खानी के हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा हमारा। उसके बाद चौगुन अठगुन लय की तान जो है या तोड़ा, उसका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। झाला का प्रयोग अंत में किया जाता है, नहीं ये गलत हो जाएगी। झाला जो है वो रजा खानी जो है उसके एंड में जाले का प्रयोग किया जाता है, ना कि मसीद खानी के एंड में। ठीक है, तो जाला इसमें नहीं किया जाएगा। तो क्या आएगा हमारा, ए बी और डी। तो ए बी और डी किस में है, ए बी और डी पहले में हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो पहला आंसर हो जाएगा हमारा ए बी और डी का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 28वां। इसमें उन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से विदारी की श्रेणी में आने वाली रचनाओं को इंगित करें। अब विदारी की श्रेणी में कौन कौन से, मतलब कि उद्गरा भी होगा हमारा, उद्गरा, ध्रुव, मेलापक, आभोग भी होगा, अंतरा भी होगा। ठीक है, अगर आभोग होता तो वो भी हो जाता, तो ये चारों हो जाएंगे हमारे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। उसके बाद अगला है 29वां। 29वें में क्या पूछा है, राग जजवंती जो है इसके संदर्भ में क्या सही है। अब इसके संदर्भ में क्या सही होगा, ये कौन से थाट में आता है जजवंती, खमाज में, ये सही बात है। उसके बाद में इसका वाद्य समाध्य क्या है, रे और पा, ये भी सही बात है। उसके बाद में इसका जो गायन समय है वो कौन सा होगा, रात्रि का सेकंड पैर, तो ये नहीं होगा। इसमें क्या है, दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। इसमें किसका प्रयोग होता है, दोनों गंधार और दोनों निषाद। ठीक है, कोमल गंधार और शुद्ध गंधार, कोमल निषाद और शुद्ध निषाद, इन चारों स्वरों का इसमें प्रयोग होता है, तो ये नहीं होगा। अगला है दोनों गंधारों का प्रयोग होता है, ये बात सही है। तो ए बी ई, ए बी ई सेकंड में है हमारा, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 29 के बाद 30। इसमें उन्होंने पूछा है कि जो ये स्वरावली है गामा पानी सा नीपा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे शुद्ध नहीं है, कोमल नहीं होता, तो कौन सा अंग हो जाता है ये, पीछे मैंने बताया था कन्नड़ा में, नीपा दानी धापा गामा गा। अच्छा, ये स्वर संगति किस राग को दर्शाती है। तो इसमें बात करते हैं, पहला ऑप्शन अगर हम देखते हैं, मारू बिहाग, किस थाट में आएगा मारू बिहाग, कल्याण में। और इसमें कौन से स्वर लगते हैं, दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है। तो इसमें मध्यम तो सिर्फ शुद्ध लग रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन हट गया। बिहाग किस थाट से आएगा, बिलावल से। बिलावल से आने के बावजूद भी इसमें दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है।
तो यानी इसमें तीव्र मध्यम कहीं है ही नहीं, तो ये भी घट गया। शंकरा किस राग से है, ये भी हमारा बिलावल से आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, सभी स्वर जो है वो शुद्ध हो जाते हैं। इसमें कोमल नी भी लग रहा है, तो यानी ये भी हट गया। अब बच गया क्या हमारा ऑप्शन बिहागड़ा। तो ये बिहागड़ा अंग की जो राग है उसकी स्वरावली दे रखी है। अगर आपको बिहागड़ा नहीं पता तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको रागों की डिटेल्स याद है तो वैसे करके भी आप इनके आंसर इजीली निकाल सकते हैं। और हो सकता है कि काफी स्टूडेंट ऐसे भी हो जिनको रागों के बारे में अच्छी नॉलेज हो ना। काफी अच्छे स्टूडेंट है जो गायन में जिनका मामला अच्छा है, तो वो स्वरावली देख करके वो एक बार नजर डालते ही पता लगा लेंगे कि कौन सा राग की ये स्वरावली होगी। तो उनके लिए तो खैर दिक्कत नहीं है, वो आराम से कर सकते हैं, वो डायरेक्टली सीधा अभियागड़ा पे क्लिक करते। लेकिन जिन लोगों के राग पार्ट इतना अच्छा नहीं है, या फिर हो सकता है कि एग्जाम के पर्पज से बहुत सारे राग एक साथ तैयार करने पड़ते हैं, दिमाग से कई चीज निकल जाती है, तो उस केस में आप इस तरह से भी इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अगला है हमारा 30 के बाद अगला 31। 31 में उन्होंने पूछा है कि जो बुक्स है इनको बताना है कि बुक किन किन की लिखी हुई है। और इन बुकों के बारे में मैंने आपको क्लास में समझाया भी था, 6 मिनट जो थी उसी में मैंने समझाई थी कि कौन सी बुक किसने लिखी है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द इंडियन म्यूजिक, ये बुक मैंने आप लोगों को बताई थी किसने लिखी थी, ये क्लेमेंट्स, यानी बी का थर्ड। बी का थर्ड इसमें नहीं है, कट गया। बी का फोर ये भी कट गया। बी का सेकंड ये भी कट गया। बी का थर्ड इसमें है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया। देख लो एक एक ही से आपने ये निकाल लिया, ठीक है। तो उसके बाद जैसे हम बात करते हैं द म्यूजिक ऑफ इंडिया, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ये किसने लिखी है, H.A. पोपली ने। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक, ये किसने लिखी है, स्वामी प्रज्ञानंद ने। ये भी बताया था मैंने आप लोगों को। और उसके बाद बच गया नॉर्दर्न इंडियन म्यूजिक, ये नहीं बताया था, ये किसने लिखी थी, एलन डेनियू ने। एलन डेनियू की मैंने आपको पूरी डिटेल पढ़ाई थी, आपको इसकी बायोग्राफी वगैरह। लेकिन इसमें बुक का शायद मैं श्योर नहीं उसमें जिक्र आया था या नहीं, शायद जहां तक है 50-50% हूँ, आया भी हो या ना भी। अगर आप लोग एक बार देख लेना उस क्लास को वापस से। तो इसके बाद 31 के बाद अगला है हमारा 32वां। किस भारतीय संगीत के संगीतज्ञों को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। 9th यूनिट में लास्ट वाली जो 4th लेक्चर था हमारा उसमें ये चीज करवा चुका। तो भारत रत्न किसको मिला है, इसमें ऑप्शन में देखते हैं, ना श्यामता प्रसाद जी को मिला है, ना अब्दुल करीम खां को, ना GN बाला सुब्रमण्यम, किसको मिला है, भीमसेन जोशी जी को। और इसकी जब हम बात करते हैं, सबसे पहले जो भारत रत्न किसको मिला था, MS सुब्बुलक्ष्मी को। कब मिला था, 1998 में। उसके बाद किनको मिला था, पंडित रविशंकर जी को। कब मिला था इनको, 1999 में। उसके बाद किनको मिला, बिस्मिल्लाह खां को। कब मिला इनको, 2001 में। फिर किनको मिला था, लता जी को, लता मंगेशकर जी को। कब मिला था इनको भी, 2001 में। यानी 2001 में दो भारत रत्न एक साथ मिले थे संगीत के क्षेत्र में। और लास्ट किनको मिला था, भीमसेन जोशी जी को। कब मिला था, 2008 में। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, घुमा फिरा के इनको ध्यान कर लेना, मैंने लेक्चर में वहां भी समझा दिया था। आगे चलते हैं अपना 32 के बाद 34। माई म्यूजिक माई लाइफ नाम करके जो बुक है वो किसने लिखी है, सीधा सा है, पंडित रविशंकर ने। रविशंकर जी की जो जीवनी या बायोग्राफी अपने आपको पढ़ाई थी वहां पे ये सब समझाया था आप लोगों को। क्लियर है। अगला है हमारा 34। निम्नलिखित में से कौन ताल के 10 प्राणों की श्रृंखला में नहीं है। आपको ताल की 10 प्राण जो है याद होने चाहिए, तो मैं बताता हूँ, है ना। मैं नाम लेते हुए चलता हूँ, देखते हैं कि कौन है कौन नहीं है। तो यहाँ पे ना नहीं पूछा ना, नहीं है। तो सबसे पहले काल नहीं है इसमें, मार्ग, क्रिया, अंग,
ग्रह, जाति, कला, लय, यति, प्रस्तार। ये 3 हो जाएंगे तो हमारा आंसर क्या है, नहीं में उम्फित हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 35 क्वेश्चन हमारा कि किस ग्रंथकार ने प्रथम बार भरत के 2 विकृत स्वरों के स्थान पर 12 विकृत स्वरों का निरूपण किया। तो आपको पता होना चाहिए कि भरत ने, मैंने बताया हुआ है क्लास में ये भी, कि कितने स्वर बताए थे टोटल, 9। 7 तो शुद्ध और 2 विकृत, अंतर्गंधार और काकली निषाद, ये 2 इनके विकृत थे। तो ये कह रहा है कि इन 7 शुद्ध स्वरों के साथ साथ जो इनके जो 2 विकृत स्वर थे, इनकी जगह पे ये 12 जो विकृत स्वर रख दिए जाए। तो ये बात किसने बताई थी? तो टोटल ये कितने स्वर हो गए हमारे, 12 और 7 19। 19 स्वर किसने बताए थे सबसे पहले? इनमें से सारंगदेव जी ने। क्लियर है? तो चलिए, क्लास काफी लंबी होगी तो मैं इसको ये फिनिश करता हूँ। और ये हमारे 35 क्वेश्चन तक के हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी। इसके बाद हमारा 36 से लेकर के और 75 का जो हमारा पोर्शन बच गया वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। मेरी अगली क्लास का टाइम हो रहा है। जो एनवीएस के बच्चे हैं, जो मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ, जो एनवीएस का यूपी टीजीटी और आरपीएससी का जो बैच लेना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं बचा। और अभी मेरा जो एनवीएस और यूपी टीजीटी का बैच, अभी मैं अगली क्लास वही स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग क्लास ज्वाइन करें और लेट ना करें अपने आप को, क्योंकि एग्जाम ना जो 2 महीने के बाद में होने की संभावना है और आप लोगों के पास 2 महीने हैं, एकदम परफेक्ट टाइम बचा है। लेट करेंगे तो आपका लॉस होगा उसमें। तो चलिए, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।